यूरोप की सबसे मजबूत सेना यूक्रेन के पास है। ये हम नहीं कह रहे। अमेरिका ने यूक्रेन को यूरोप की सबसे मजबूत सेना बताया है। पुतिन इससे नफरत करते हैं और ऐसा सुनना नहीं चाहते, लेकिन इसकी वजह वाजिब है। अब यूरोप का भविष्य यूक्रेन पर है और अमेरिका की मान्यता से यूक्रेन को शांति वार्ता में अब ज़्यादा ताकत मिली है, जो पुतिन के लिए बुरा सपना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 14 मई को फॉक्स न्यूज़ पर सीन हैनिटी के साथ इंटरव्यू में ये ऐलान किया था। एयरफोर्स वन में ट्रंप प्रशासन के साथ चीन जाते हुए मार्को रूबियो ने हैनिटी से कहा कि यूरोप की कोई सेना यूक्रेन जैसी नहीं है। मार्को रूबियो ने कहा, यूक्रेनी सशस्त्र बल अब पूरे यूरोप में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर सशस्त्र बल है। ये बात अभी पूरी तरह से साफ है। ये बयान क्रेमलिन में हलचल मचाएगा और वो बात स्वीकार करता है जो पुतिन नहीं चाहते थे कि अमेरिका माने। रूबियो ने बताया कि उनके अनुसार यूक्रेन यूरोप में सबसे बेहतर है, जिसमें पश्चिमी सैन्य सहायता भी एक कारण है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी कहीं आगे दो ऐसे कारण हैं जिनके बारे में रूबियो कहते हैं कि वे यूक्रेन को बाकी सभी से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। बेजोड़ युद्ध अनुभव और असममित युद्ध रणनीति, जिसने रूसी आक्रामकता से लड़ने की हमारी धारणाएं बदल दी हैं। आइए युद्ध अनुभव से शुरू करते हैं। रूबियो ने कहा कि यूक्रेन मजबूत है, जाहिर है कि उन्हें मिली मदद की वजह से, लेकिन साथ ही उन्होंने जो युद्ध का अनुभव हासिल किया है उसकी वजह से भी। कभी भी इस कठिनाई से अर्जित युद्ध अनुभव की कीमत को कम मत आंकिए, क्योंकि ये न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अधिकांश यूरोपीय देशों ने, और निश्चित रूप से वे देश जिन्हें भविष्य में रूस के आक्रमण को रोकने का जिम्मा मिल सकता है, उन्होंने वर्षों से सक्रिय युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम को ही ले लीजिए। यूनाइटेड किंगडम की आखिरी बड़ी जंग में भागीदारी अफगानिस्तान में थी, जो 2001 से 2021 तक चली थी। उस युद्ध में यूनाइटेड किंगडम के सैनिकों ने जो वीरता दिखाई, उसे कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि वो लड़ाई आज यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष हो रहा है उससे काफ़ी अलग थी। पुतिन की सेनाएं गुरिल्ला युद्ध नहीं करती, वे लगातार आगे बढ़ती हैं, क्योंकि रूस सैकड़ों हजार सैनिकों को घिसावट वाले अभियानों में लगा देता है, जिससे विरोधी बचाव में आ जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा नहीं देखा। यही बात यूरोप के अधिकांश देशों पर भी लागू होती है और यूरोप के ज्यादातर देश और यहाँ तक कि नेटो में भी सभी ये जानते हैं। यूक्रेन के युद्ध अनुभव में जो मूल्य है उसे काफी समय से पहचाना गया है। रूबियो इस बात को कहने वाले सबसे नए और शायद यूक्रेन अमेरिका संबंधों के संदर्भ में सबसे जोरदार आवाज है, लेकिन और भी लोग इसी तरह की बात कह चुके हैं। दिसंबर 2025 में नेटो के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य स्टाफ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रामिजियस बाल्ट्रिनास ने यूक्रेनी अधिकारियों के योगदानों की सराहना की, जिससे नेटो के सामूहिक मानकों में सुधार हुआ। नाटो के कई सिद्धांत हैं जो रूस जैसे देश से युद्ध में प्रतिक्रिया तय करते हैं। इनमें से कई, खासकर हवाई मोर्चे पर, आज भी महत्वपूर्ण हैं। बाल्ट्रिनास ने कहा कि जमीनी मोर्चे पर रूस से निपटने का सबसे अधिक अनुभव यूक्रेन के पास है और नेटो को इससे सीखना चाहिए। 2026 तक यूरोपीय नेता मानते हैं कि यूक्रेन का युद्ध अनुभव उसकी सेना को महाद्वीप की सबसे मजबूत बनाता है। रूबियो की टिप्पणी से करीब एक महीने पहले जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, यूरोप में किसी और सेना को यूक्रेन जितना सैन्य अनुभव नहीं मिला। मर्ज ने ये बातें यूक्रेन के साथ समन्वय में जर्मनी की रुचि के बारे में, ताकि जर्मनी यूक्रेनी सैन्य संरचनाओं के बारे में और जान सके। कहीं यूक्रेन को तानाशाह पुतिन से निपटने का अनुभव है जो जर्मनी के पास नहीं है। 25 अप्रैल को चेक सैन्य विश्लेषक कर्नल ओताकार फोल्टिन ने यूकेआर इन्फॉर्म को बताया कि अब यूक्रेन को यूरोप की सबसे बेहतरीन ताकत माना जा सकता है। कर्नल बोले, हमारे पास यूरोपीय सेना है जिसे यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं कहा जाता है। यूरोपीय सेना के उस उल्लेख को ध्यान में रखें, क्योंकि हम फिर से उस पर लौटेंगे। अगर यूक्रेनी सेना रूसी सेना से बेहतर प्रदर्शन करने और उसे रोकने में सक्षम रही, तो इसका मतलब सबसे पहले यही है कि यह अपने आप में एक जीत है। फोल्टिन ने जोड़ा कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं सबसे शक्तिशाली यूरोपीय सेना है, जिनके पास सबसे ज्यादा युद्ध अनुभव और सबसे मजबूत इच्छा शक्ति है। ये दिलचस्प बयान है। चेक कर्नल कहते हैं कि सिर्फ यूक्रेन का अनुभव ही उसे यूरोप में सबसे मजबूत नहीं बनाता। अदम्य इच्छा शक्ति सब कुछ है।
यूक्रेन ने 4 साल संघर्ष किया क्योंकि वह उस तानाशाह के सामने झुकने से मना करता है जो उसका अंत चाहता है। एक आम सहमति बन गई है। युद्ध का अनुभव यूक्रेन की ताकत का मूल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सोचेंगे कि ये सभी बातें लंबे समय से आकार ले रही थी। वे हमेशा कहते हैं कि यूक्रेन के नायक ही देश को यूरोप में सबसे मजबूत बना सकते हैं। इसलिए रूबियो, नाटो कमांडर और यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों और विश्लेषकों को भी वही बात कहते देखना संतोषजनक होगा। अब यूक्रेन दिखा रहा है कि उसका अनुभव दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकता है। गल्फ में करीब 200 यूक्रेनी ड्रोन विशेषज्ञ सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर उल्ही शाहिद प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए काम कर रहे हैं, जिनका रूस यूक्रेन के खिलाफ सालों से इस्तेमाल करता रहा है। यूक्रेन रूस से मिले अनुभवों के कारण खुद को वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है। पुतिन के यूक्रेन पर हमले से पेंडोरा का बॉक्स खुल गया, जिसे अब बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे यूक्रेन यूरोप की सबसे अनुभवी लड़ाकू सेना बन गया है। हालांकि अनुभव जितना भी महत्वपूर्ण हो, उसके साथ उपयुक्त रणनीति भी जरूरी है। और यही वो जगह है जहां रूबियो कहते हैं कि यूक्रेन ने वास्तव में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जैसे उसके सैनिक और पूरी सेना हर दिन किसी भी अन्य यूरोपीय देश की तुलना में अधिक सीख रही है, क्योंकि वे रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई में डटे हुए हैं। असली बात यह है कि उस सीख को युद्ध के मैदान पर बदलाव लाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यही यूक्रेन को इतना मजबूत बनाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस युद्ध को लड़ने की आवश्यकता ने यूक्रेनियों को नई रणनीतियां, नई तकनीकें, नया उपकरण, नई तकनीक विकसित करने के लिए मजबूर किया है, जो एक तरह का हाइब्रिड असममित युद्ध बना रहा है, रूबियो ने कहा और आगे जोड़ा, यह वाकई प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं। और अमेरिकी विदेश मंत्री सही है। रूस के आक्रमण शुरू करने के बाद से यूक्रेन नवाचार का केंद्र बन गया है। यहाँ तक कि इसने अपने से कहीं बड़ी ताकत के खिलाफ बचाव को लेकर सारी पुरानी समझ ही बदल दी है। ड्रोन निश्चित रूप से इस बदलाव के सबसे आगे है। खाड़ी देशों की यूक्रेन के साथ समझौते करने में रुचि है, क्योंकि वे जानते हैं कि यूक्रेन द्वारा विकसित इंटरसेप्टर ड्रोन उन्हें ईरानी शाहेद ड्रोन से निपटने का कहीं अधिक किफायती तरीका देते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी महंगी पश्चिमी निर्मित वायु रक्षा मिसाइलें इस्तेमाल करें। यूक्रेन में समय के साथ ड्रोन की क्षमताएं बढ़ी। पहले व्यावसायिक ड्रोन को संशोधित कर रूसी सेना पर छोटे पेलोड से हमला किया गया। फिर ये ड्रोन और बेहतर हुए। समुद्री ड्रोन से यूक्रेन जहाज़ों पर हमला कर सकता है, जबकि उसकी नौसेना बहुत छोटी है। सिर्फ 16 से 17 मई के बीच यूक्रेन ने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके एक रूसी कोस्ट गार्ड जहाज के साथ साथ 46 अन्य लक्ष्यों को भी नष्ट किया। टीवीपी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार रूस के काला सागर बेड़े ने यह पता लगाया और अब भी देख रहा है कि ये ड्रोन कितने प्रभावी है। बेड़े के 1/3 युद्धपोत अब डूब चुके हैं। यूक्रेन और रूस में ड्रोन रूबियो की बताई असममित रणनीति का मुख्य हिस्सा है। यूक्रेन ने ऐसी घातक क्षेत्र तैयार की है जो दर्जनों किलोमीटर तक फैली हुई है, जो रूसी सैनिकों को मोर्चे के पास पहुंचने से पहले ही तबाह कर देती है। रूस के सैन्य संसाधनों और तेल पर लंबी दूरी के हमले, चाहे कब्जे वाले इलाकों या रूस में, पुतिन की युद्ध मशीन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि यूक्रेन कभी स्थिर नहीं रहता, चाहे उसके ड्रोन हो या दूसरी तकनीकें जो उसने अपनी असममित रणनीति की रीढ़ बनाने के लिए विकसित की है। जैसा कि सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस या CEPA ने बताया है, यूक्रेन एक ऐसे बदलाव के दौर से गुजर रहा है जिससे उसे मोर्चे पर तैनात सैनिकों की संख्या कम से कम रखनी पड़ती है। अब मोर्चे पर सीधा संपर्क हटकर डेटा विश्लेषण, दूरस्थ संचालन और इंजीनियरिंग की उपलब्धियां सामने आ रही हैं, जिनके बारे में यूरोप की सेनाओं ने पहले नहीं सोचा था, क्योंकि पहले उन्हें उनकी जरूरत ही नहीं थी। CEPA के अनुसार अब यूक्रेन जिन मोर्चे के लक्ष्यों को निशाने पर लेता है, उनमें से 80 से 85% के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। CEPA के अनुसार यूक्रेन 2026 में 80 लाख ड्रोन बनाएगा और अपनी हर चीज में लगातार सुधार कर रहा है। यूक्रेन की असममित रणनीति में सिर्फ ड्रोन नहीं, और भी बहुत कुछ है। इन ड्रोन और अन्य मानव रहित प्रणालियों की तकनीक ने यूक्रेन को यूरोपीय सैन्य शक्ति के नए स्तर पर पहुंचाया है। वो तकनीक सब कुछ बदल देती है। और वैसे आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है, ताकि आप हमारे चैनल से आने वाले अगले वीडियो कभी मिस न करें। तकनीक के क्षेत्र में यूक्रेन ने युद्ध संचालन में AI के इस्तेमाल में अगुवाई की है। अप्रैल तक यूक्रेन में 200 प्लस कंपनियां AI आधारित सैन्य तकनीकों पर काम कर रही है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार।
ये कंपनियां मिलकर 300 से अधिक AI से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से कई में ड्रोन के साथ AI का इस्तेमाल शामिल है। और ये सभी यूक्रेन द्वारा अपने नवप्रवर्तकों को समर्थन देने के लिए बनाए गए ब्रेव वन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। दरअसल यूक्रेन की असममित रणनीति की बात करें तो सिर्फ वही प्लेटफॉर्म अपने आप में उल्लेख के लायक है। ब्रेव वन से यूक्रेन अपने विकेंद्रीकृत रक्षा क्षेत्र को समर्थन व फंडिंग देकर खुद को रूसी हमलों से सुरक्षित रखता है, जो उसके रक्षा उद्योग के बड़े हिस्सों को तबाह कर सकते हैं। जिसके पास भी कोई अच्छा आइडिया है वो ब्रेव वन का इस्तेमाल करके जरूरी समर्थन प्राप्त कर सकता है। एक ऐसे देश के लिए जो नवाचार पर निर्भर करता है, विकेंद्रीकृत उद्यमियों को समर्थन देने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म का चतुराई से उपयोग करना एक शानदार सोच है। और यहाँ पर बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है। यूक्रेन द्वारा जमीनी रोबोटिक प्रणालियों का विकास करने का मतलब है कि मशीनें अब मोर्चे पर सैनिकों की जगह ले रही हैं ताकि लॉजिस्टिक्स संभाला जा सके। और जैसा कि हमने अप्रैल में देखा, यहाँ तक कि रूसी ठिकानों पर कब्जा भी किया जा सके। इंटरसेप्टर ड्रोन, जिनकी खाड़ी देशों में इतनी ज़्यादा मांग है, एक बड़ी खोज साबित हुए हैं, जिन्होंने यूक्रेन को इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की है कि वो हर महीने रूस द्वारा यूक्रेनी क्षेत्र में छोड़े जाने वाले लगभग 90% लंबी दूरी के ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लेता है। बार बार यूक्रेन खुद को सबसे शक्तिशाली यूरोपीय सैन्य शक्ति साबित करता है, न कि महंगी तकनीक के विकास के जरिए, बल्कि ऐसे किफ़ायती हथियार बनाकर जो रूस द्वारा पेश किए गए खतरे के खिलाफ कारगर है। और एक बार फिर बाकी यूरोप भी इसकी अहमियत देख रहा है। पूरे यूरोप में छोटे बड़े निर्माता अब यूक्रेन के ड्रोन विकास की नकल करने की होड़ में लगे हैं, जैसा कि द गार्जियन के जैस्पर जॉली ने 10 मई को रिपोर्ट किया। वे यूके के स्टार्टअप स्काईकॉटर का उदाहरण देते हैं, जो इंटरसेप्टर ड्रोन के फ्यूजलेस बनाने में 3D प्रिंटर की कतार का उपयोग करता है। रूबियो के बताए असममित युद्ध के तरीके के बिना ऐसे कारोबार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और ये पूरे यूरोप में कंपनियों के यूक्रेन से प्रेरित होने या उसके साथ सीधे मिलकर काम करने का सिर्फ एक उदाहरण है, ताकि वे अपने देशों को उस तरह के युद्ध के लिए तैयार कर सके जैसा पुतिन लड़ते हैं। यह अपने आप में साबित करता है कि यूक्रेन का असममित दृष्टिकोण यूरोप के लिए बयां से परे अहमियत रखता है, जैसा रूबियो कहते हैं। लेकिन चलिए अब उस दूसरे बिंदु पर आते हैं जो अमेरिकी विदेश मंत्री ने उठाया था। वे कहते हैं कि यूक्रेन के यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बनने की वजहों में से एक यह है कि उसे अमेरिका और यूरोपीय महाद्वीप में अपने साझेदारों से बड़ी मात्रा में सैन्य सहायता मिली। रूबियो इसे उजागर करने में गलत नहीं है। कील इंस्टीट्यूट और उसके यूक्रेन सहायता ट्रैकर के अनुसार यूक्रेन को अमेरिका से 134 अरब डॉलर, यूरोप से 241 अरब डॉलर की सहायता मिली है और यूरोप ने 208 अरब डॉलर की और सहायता प्रस्तावित की है, जिसका आवंटन बाकी है। पर्ल जैसे कार्यक्रम यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को मिलकर वे पश्चिमी हथियार दिलाने के लिए है, जो यूक्रेन खुद नहीं बना सका। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और F-16 जैसे विमान प्रमुख पश्चिमी हथियार हैं जो यूक्रेन को मिले हैं। पहला इसलिए क्योंकि ये रूस की मिसाइल धमकी से निपटने के लिए यूक्रेन के पास सबसे बेहतरीन सिस्टम है, और दूसरा इसलिए क्योंकि यह यूक्रेन को अपनी सेना में मौजूद किसी भी अन्य चीज की तुलना में हवा में ज्यादा विकल्प देता है। मदद के बावजूद यूक्रेन अपनी ताकत दिखाने के तरीके ढूंढता है। F-16 इसका उदाहरण है। यूक्रेन को वे विमान मिल रहे हैं जिन्हें दूसरे देश अब इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उन्होंने नए जेट्स ले लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसे कम आंका जाए। यूक्रेन अपने F-16 विमानों को बहुत महत्व देता है, लेकिन यहाँ पहले जिस लड़ाकू अनुभव की हमने बात की थी वह साफ सामने आता है, क्योंकि यूक्रेन पश्चिमी देशों को दिखा रहा है कि उसके पुराने प्लेटफॉर्म भी अब भी अहम हैं। दिसंबर 2024 में यूक्रेन को F-16 विमान मिले कुछ महीने हुए थे जब एक पायलट ने एक मिशन में 6 क्रूज मिसाइलें गिराकर दुनिया में पहली बार ऐसा किया। ये उपलब्धि वही देश पा सकता है जो अपनी सेना को यूरोप की श्रेष्ठ सेना बनाने पर केंद्रित है। यूक्रेन ने अपने F-16 मिशनों में कम ऊंचाई पर उड़ान भरने को भी शामिल कर लिया है, जो कि हर मानक नाटो सिद्धांत के खिलाफ है। क्यों? फिर से ये सब अनुकूलन ही है। ऊंचाई पर उड़ने से यूक्रेन के जेट्स रूसी वायु रक्षा के लिए असुरक्षित हो जाते हैं, जबकि नीचे उड़ने से यूक्रेन F-16 से हमले कर सकता है और जोखिम भी कम होते हैं। ये यूक्रेन द्वारा पारंपरिक नियमों को फिर से लिखने का एक और उदाहरण है। अनुभव के साथ जुड़ा
नवाचार, चाहे वह बिल्कुल नए हथियारों में हो या पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरण में। इसीलिए यूक्रेन यूरोप की सबसे मजबूत सेना है। आगे बढ़ने से पहले हम बताएंगे कि यूक्रेन कैसे अन्य यूरोपीय देशों से ज्यादा मजबूत है। रूबियो ने इस पर बात नहीं की, लेकिन ये अहम है। रूस के बाद यूक्रेन के पास यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। स्टैटिस्टा के अनुसार यूक्रेन की सेना में 9 लाख सक्रिय सैनिक हैं। ये रूस के 13,20,000 सैनिकों से अभी भी काफी कम है। लेकिन जब सैन्य शक्ति की बात आती है, जिसे आप उसकी सबसे शुद्ध अवस्था कह सकते हैं, तो यूक्रेन यूरोप की किसी भी अन्य सेना से काफी आगे है। रूस से निपटने में आकार मायने रखता है। भले ही किसी देश ने ऐसे असममित रणनीति विकसित कर ली हो जिससे वह केवल जनशक्ति के दम पर नहीं बल्कि और भी कठिन लड़ाई लड़ सके। अगर यूक्रेन को अपनी सेना 6 लाख करनी पड़े, जैसा कि अमेरिका की 28 सूत्रीय शांति योजना में कहा गया, तब भी 2025 के अंत तक उसकी सेना तुर्की से दोगुनी बड़ी रहेगी। तुर्की रूस को छोड़कर यूरोप में यूक्रेन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ऐसे आकार की सेना, युद्ध का अनुभव, असममित कौशल और पश्चिमी हथियार मिलकर एक असली यूरोपीय महाशक्ति बनाते हैं। हमने अभी शांति वार्ता का जिक्र किया था। आपको याद होगा कि हमने वीडियो की शुरुआत में उन वार्ताओं का जिक्र किया था जहां हमने कहा था कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन की ताकत को स्वीकार करना पुतिन के लिए एक बुरा सपना है, खासकर जब बातचीत की आती है। बातचीत उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितनी रूबियो और अमेरिका चाहते थे। हैनिटी से चर्चा में रूबियो ने कहा कि बातचीत धीमी है, साथ ही कुछ दिलचस्प टिप्पणियां भी दी। राष्ट्रपति बस यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। उन्हें लगता है कि यह एक पागलपन भरा युद्ध है और वे सही है। रूबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति वार्ता की कोशिशों के बारे में कहा। दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। यूक्रेन को फिर बसाने में 20 साल लगेंगे। रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। रूबियो ने कहा, रूस हर महीने 15 से 20 हजार सैनिक खो रहा है। रूबियो ने बताया कि सैनिक घायल नहीं, मर रहे हैं, क्योंकि रूस युद्ध में यूक्रेन से 5 गुना ज्यादा सैनिक हर महीने खो रहा है। इन टिप्पणियों का महत्व एक बहुत साधारण कारण से है। ये पुतिन को दिखाती है कि वह अमेरिका को यह विश्वास दिलाने के लिए नहीं बहका सकते कि यूक्रेन वास्तव में जितना कमजोर है उससे ज्यादा कमजोर है। शांति वार्ता में बढ़त हासिल करने की कोशिश में पुतिन ने 2025 का अधिकांश समय गलत सूचना का इस्तेमाल करते हुए रूस को छोटे से यूक्रेन के खिलाफ एक अजेय शक्ति के रूप में पेश करने में बिताया। कभी कभी ये चालबाजी काम कर जाती थी। दिसंबर में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस से युद्ध हार रहा है, जबकि रूस एक साल में यूक्रेन की सिर्फ 1% जमीन ले सका, पर उसने करीब 4,15,000 सैनिक गंवा दिए। ये युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि ये तो बस घिसटते हुए आगे बढ़ना है, इस उम्मीद में कि आप कोई शांति समझौता कर सके जो असल में मैदान पर हो रही घटनाओं को नहीं दर्शाता। पुतिन ने झूठी कहानी बनाई थी। अब रूबियो कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना यूरोप में सबसे मजबूत है। वह कहानी अब खत्म हो गई है। इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री की बात पुतिन के लिए बुरा सपना बन गई है। यहाँ तक कि अब भी जब वह अपने शुरू किए गए हमले के अंत की भविष्यवाणी करने की बात कर रहे हैं, पुतिन को इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि अब वह अमेरिकियों को और बेवकूफ नहीं बना सकते। वह देश जिसने खुद को शांति वार्ताओं में मुख्य मध्यस्थ के रूप में पेश किया है, अब बिना किसी शक के जानता है कि यूक्रेन वह कमजोर देश नहीं है जैसा कि पुतिन उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन यूरोप के अन्य देशों से ज्यादा मजबूत है और अमेरिका भी इसे मानता है। अब वार्ता में उसके प्रतिनिधि यूक्रेन की हार को अनिवार्य नहीं कह पाएंगे। रूबियो और उनके साथी ये समझते हैं। वे रूस की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को देख रहे हैं। वे मृत्यु के इस व्यापक स्तर को देख रहे हैं और यह भी कि यूक्रेन ने हताहतों के मामले में रूस को कैसे मात दी है। और वे यूक्रेन की सेना को देख रहे हैं, उस विषम शक्ति को जो अब एक ऐसी सेना बन चुकी है जो पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए केंद्रीय भूमिका निभाती है। बाजी अब पुतिन के हाथ में नहीं रही और जहां तक यूक्रेन की ताकत की बात है, उसका असर अब दिखने लगा है। हम इसे अमेरिकी आकलन और यूक्रेन के यूरोपीय व खाड़ी देशों के लिए प्रमुख रक्षा साझेदार बनने के प्रयासों में देख सकते हैं। यूक्रेन में भी उसकी ताकत दिख रही है। क्रीमिया में पुतिन देख रहे हैं कि हालात और भी बिगड़ रहे हैं। कभी पुतिन का गढ़ रहा क्षेत्र अब उसकी कमजोरी बन गया है, क्योंकि यूक्रेनी सेना अपने छीने गए प्रायद्वीप को आज़ाद कराने की योजना पर काम कर रही है। और अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि
आप हमारा कोई भी आने वाला कंटेंट मिस न करें। और देखने के लिए धन्यवाद।